वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज इस खूबसूरत एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास 12th क्लास इंग्लिश के 6th नंबर चैप्टर द आर्टिस्ट पे आधारित है। मैं आपको बताऊं कि द आर्टिस्ट एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी है जिसे शिगा नोया ने लिखा था। और द आर्टिस्ट एक इतनी खूबसूरत कहानी है जिस कहानी में हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बच्चों का मनोबल, बच्चों का टैलेंट उनके घर के ही बड़े लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है, उनके टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है और किस तरह से बच्चे घर के बड़े लोगों के आदेश को मानकर ना चाहते हुए भी उस काम को करते हैं और अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसी बात पे आधारित है आज की ये क्लास, जिसे काफ़ी खूबसूरत तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, इसे पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द आर्टिस्ट शिगा नोया ने लिखा था। शिगा नोया का जन्म 1883 में हुआ और इनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई। द आर्टिस्ट दरअसल एक शॉर्ट स्टोरी है और इसे जापानीज शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। अब हम जानने की कोशिश करें शिगा नोया के बारे में। आप इनकी ये तस्वीर देख सकते हैं, कितने सुंदर थे, कितने हैंडसम थे। और शिगा नोया का जन्म फरवरी में 20 तारीख को 1883 ईस्वी में जापान में हुआ और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को जापान में ही हुई। अच्छा, अब हम ये जानें कि शिगा नोया ने अपनी आइडेंटिटी किस रूप में बनाई। तो शिगा नोया एक सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी एक मशहूर जापानी लेखक थे ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। 20वीं शताब्दी के सबसे मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर में शिगा नोया का भी नाम आता है। इसलिए शिगा नोया को 1949 ईस्वी में जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ कल्चर, ये जो आप सम्मान देख रहे हैं, जो पिक आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ कल्चर की पिक है जिसे जापानी सरकार देती है और इस अवार्ड को 1949 में शिगा नोया को दिया गया, ऑर्डर ऑफ कल्चर। शिगा नोया दरअसल पीपल यानी जनता और संस्कृति के बारे में लिखते थे। हर एक कवि, हर एक राइटर अपनी एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिस पे वो लिखते हैं और जिससे उनकी पहचान होती है। शिगा नोया की पहचान जनता और संस्कृति के बारे में लिखने से हुई और ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर तो थे ही, साथ ही साथ एक नोवेलिस्ट भी थे, एक उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी लिखते थे। आइए अब हम इस चैप्टर की एनालिसिस करते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि जितना फायदा आपको अपनी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ने से होती, उतना ही फायदा आपको पहुंचेगा इस एनालिसिस से।
इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर को कवर करूं और उसको आप तक पहुंचाऊं। द आर्टिस्ट इज अ टच्ड स्टोरी, ये एक उत्तेजित करने वाली कहानी है। रिटन बाय अ सेलिब्रेटेड जापानीज राइटर शिगा नोया, जिसे मशहूर जापानी लेखक शिगा नोया ने लिखा था। इन द स्टोरी, इस कहानी में डिस्क्राइब्स हाउ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ 12 years old इज मिसअंडरस्टूड। इस कहानी में इस बात का वर्णन है कि किस तरह से एक प्रतिभाशाली 12 वर्ष के कलाकार को गलत समझा जाता है, एंड हाउ द टैलेंट इज डैमेज्ड बाय एल्डरली पीपल, और कैसे उसके टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को बड़े लोगों के द्वारा डैमेज कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यानी ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभार बच्चों के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली कला छिपी होती है, लेकिन घर के बड़े लोग उसे समझ नहीं पाते और कभी कभी तो गुस्से में आकर उसे, उसके टैलेंट को उभरने से रोक भी देते हैं, उसके टैलेंट को नष्ट भी कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जिस 12 वर्ष के बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सेइबेई। तो मैं आपको ये पूरा प्रेजेंट टेंस में समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप ज्यादा क्लियर हो पाए। सेइबेई इज अ स्कूल गोइंग बॉय। सेइबेई एक स्कूल जाने वाला लड़का है। ही हैड अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। उसकी एक आदत है कि वो गॉड्स को, कद्दुओं को इकट्ठा करता है। He first makes a nail hole at the top of the gourds and extract the seeds। क्या करता है वो? तो सबसे पहले वो उन कद्दुओं के ऊपर एक छोटा सा छिद्र करता है और फिर उस कद्दू के अंदर जो बीज हैं उन बीजों को बाहर निकाल देता है। Then he covers them with tea leaves to get rid of the bad smell of God। और तब बीज को निकालने के बाद जो खाली जगह बच जाती है उस गॉर्ड में, उस खाली जगह को वो चाय पत्तियों से भर देता है, ढक देता है। और चाय पत्तियों से ही क्यों ढकता है? क्योंकि जब वो चाय पत्ती उस बीजों के खाली जगह पे डालता है तो उससे एक फायदा ये भी होता है कि गॉड की जो बैड स्मेल है, जो दुर्गंध है, वो खत्म हो जाती है, बैड स्मेल से छुटकारा मिल जाता है। He then polishes with the wine left over his father। उसके पिता शराब पीते हैं और शराब पी लेने के बाद बोतल में जो थोड़ी सी शराब बच जाती है तो उस थोड़ी थोड़ी शराब को इकट्ठा करके सेइबेई उस शराब से उस गॉड को चमकाता है, उसे पॉलिश करता है। एक अजब सी कला उसके अंदर भरी पड़ी है और इस काम को वो पूरे दिलो जुनून के साथ करता है। सेइबेई was passionately interested in gods। सेइबेई पूरी पैशन से, पूरे मन से, अंतर मन से रुचि रखता है गॉड्स के इस काम में। गॉड्स इकट्ठा करना, छेद करना, बीज निकालना, चाय की पत्तियां डालना, शराब से उसे पॉलिश करना, ये उसे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर द क्लास, जब वो क्लास कर लेता है, जब वो पढ़ लेता है, he wanders about the town looking for gods। तो क्लास खत्म हो जाने के बाद वो घूमने लगता है शहर के चारों तरफ कद्दुओं की खोज में। कद्दुओं की खोज में वो शहर के चारों तरफ घूमता है। यहाँ शहर का जिक्र आया है तो मैं आपको बताऊं कि आपके इस चैप्टर में सेइबेई जिस शहर में रहता है वो एक हार्बर टाउन है, एक बंदरगाह पर बसाया गया शहर है समुद्र के किनारे।
और वो शहर इतना छोटा है कि शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में केवल 20 मिनट का समय लगता है। यानी आप 20 मिनट में शहर के एक हिस्से से आखिरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, इतना छोटा वो शहर है। इन द इवनिंग, शाम में, ही सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली अक्वायर्ड फ्रूट्स। शाम में वो क्या करता है, तो जिस नए गॉड को वो खरीद के लाया होता है, उस गॉड पे वो काम करना शुरू कर देता है अपने कमरे के कोने में बैठकर। यानी दूसरे बच्चों की तरह वो शाम को खेलने नहीं जाता, अपने कमरे के कोने में बैठ जाता है और कद्दू जो नया लेके आया होता है उस पे वो काम करना शुरू करता है। उसमें छेद करता है, उसकी बीज निकालता है, उसमें चाय की पत्तियां डालता है, फिर उसे शराब से पॉलिश करता है। His father did not like it, लेकिन उसके द्वारा किया गया ये काम उसके पिता को पसंद नहीं था। उसके पिता इस काम को पसंद नहीं करते थे। One day, Sei-bei was caught polishing a smell god in the ethics class by one of his teacher. एक दिन एथिक्स के टीचर, नीति शास्त्र के टीचर क्लास ले रहे थे और उसी में सेई-बेई अपने कद्दुओं पे काम कर रहा था, तभी वो पकड़ा गया। His god was given to an old porter ऑफ द स्कूल, और उसके गॉड को छीनकर स्कूल के एक चपरासी को दे दिया गया। द टीचर वेंट टू सेई-बेई's हाउस एंड वार्नड हिज मदर दैट सच थिंग्स शुड नॉट बी रिपीटेड। तो टीचर स्कूल के बाद सेई-बेई के घर जाता है और उसकी माँ को ये चेतावनी देता है, ये वार्निंग देता है कि ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव विद्यालय के दूसरे बच्चों पर भी पड़ता, क्योंकि सेई-बेई उसमें शराब को भी प्रयोग करता था और ये बात किसी भी स्कूल के लिए अच्छी नहीं है। अब उसकी माँ को ही क्यों टीचर बोलता है, क्योंकि जिस समय वो घर पे पहुंचा होता है टीचर, उस समय सेई-बेई के फादर घर पे नहीं होते हैं, क्योंकि सेई-बेई के फादर एक कारपेंटर की दुकान पर, एक बढ़ई की दुकान पे काम करते हैं। चेतावनी देके वो चला जाता है। His father not only chided him but also smashed all the collection of his god. उसके पिता जब आते हैं तो माताजी वो सारी बातें उनसे कहती हैं, और आपको तो पता है कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन पिताजी के चरणों के नीचे जूते होते हैं जो कभी कभार हमारे सर के ऊपर पड़कर हमें रिपेयर भी करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और पिताजी तो अपना मानसिक, आत्मिक और शारीरिक तीनों तरह का बल हमारे ऊपर आरोपित करते हैं जिनसे हम ठीक हो सके। तो पिताजी जब आए तो न सिर्फ उन्होंने सेई-बेई को डांटा, बल्कि जितने भी उसके गॉड्स थे उन सबको बर्बाद कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। उठाया हथौड़ा और सारे कद्दुओं को एक एक करके तोड़ दिया। अब ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, यानी गॉड और सेई-बेई का जो संबंध था वो खत्म हो जाता है। उसे पेंटिंग बनाने के लिए उसके पिता लगा देते हैं, वो पेंटिंग बनाने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो पॉटर था, वो जो चपरासी था जिसे वो गॉड दे दिया था स्कूल के टीचर ने, वो उस गॉड को बेचने के लिए बाजार जाता है और उसे वो 50 येन में बेच देता है। येन दरअसल एक जापानी मुद्रा है, जापानी करेंसी है। इसमें एक छोटी सी बात ये छुपी हुई है कि सेई-बेई उस गॉड को खरीदता है मात्र 10 सेन में, ऐसे समझिए कि 10 रुपए में, और पॉटर वो चपरासी उसी गॉड को बेचता है मार्केट में 50 येन में, यानी 500 रुपए में। उदाहरण के लिए है ये 10 रुपए का गॉड वो 500 रुपए में बेच के आता है। लेकिन इतना ही नहीं है,
शॉपकीपर सोल्ड द सेम गोड फॉर 600 येन्स। वही दुकानदार उस गोड को 600 येन में बेचता है, लगभग 6000 रुपए में बेचता है। तो 10 रुपए का वो कद्दू सेइबेई ने अपनी कला के प्रभाव से 6000 रुपए के लायक बना दिया था। ये कला उसके अंदर थी, लेकिन उसके गार्जियन इसे समझ नहीं पाए। नाउ सेइबेई इज बिजी इन मेकिंग पिक्चर्स। अब सेइबेई तस्वीरें बनाने में लगा रहा। He has no complaint against his father और टीचर। उसे कोई शिकायत नहीं थी, न तो अपने पिता से और न ही स्कूल के टीचर से। He bears his agony। अब वो अपनी पीड़ा को, अपनी यातना को, अपनी कष्ट को सह रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात थी कि 10 रुपए के गॉड को वो 6000 रुपए के योग्य बना दिया। वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके घर वाले इस बात को नहीं समझे और उसकी कला को उन्होंने बर्बाद कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में हमारे गार्जियन हमारे टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं और हमारी टैलेंट उभरने से पहले ही दफन हो जाती है। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक पास नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने टैलेंट की बदौलत क्रिकेट का पिता, क्रिकेट का भगवान ऐसी पहचान बनाई। अगर वो 10वीं पास भी कर जाता तो शायद उसके शहर के लोग भी उसे नहीं जान पाते, लेकिन टैलेंट को उसने चुना और आज पूरा विश्व उसे जानता है, पूरी दुनिया उसे जानती है। तो हमारे गार्जियंस को चाहिए कि वो बच्चों के टैलेंट को समझने की कोशिश करें, वो ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये बच्चा चाहता क्या है, वो क्या करना चाहता है। उसके लाइफ की बागडोर उसी के हाथों में दे दें, उसे समझने की कोशिश करें। आप ये बार बार ये देखते हैं कोटा या सूरत जैसे तमाम जगहों पर विद्यार्थी सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, क्योंकि दरअसल जो बनना चाहते हैं, जो करना वो चाहते हैं, वो गार्जियन नहीं समझ पाता और गार्जियन जबरदस्ती उन्हें वो बनाना चाहता है जो गार्जियन चाहता है, और जिसे वो नहीं चाहते तो अंत में उन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझें, उनसे ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं और अगर हो सके तो उस क्षेत्र में उनका सहयोग करें। बस यही था इस चैप्टर में। मैं बहुत जल्द इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। विश यू ऑल द